हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो, वी वर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स ऑफ 2024 और अभी तक हम टिल मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब पे, वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आपको जैन, फेब एंड मार्च के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और हमने ये करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स, जो भी अप्रैल मंथ में इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं, जिनमें से क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, व्हाट आर शैलो फेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। कहता है कि जो शैलो फेक्स जो रिसेंटली न्यूज में रही है वो क्या है। आई थिंक मार्च या फेब के करंट अफेयर्स में हमने जूस जैकिंग के बारे में पढ़ा था और वो सेंटर के एक एग्जाम में पूछा भी गया था। इस तरह की जो टर्म्स होती हैं जो बहुत हाईलाइटेड रहती हैं, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ कहती है, न्यूज में रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ऐसी टर्म्स अगर तो आपने पढ़ी हैं, इफ यू नो व्हाट आर दिस, तो आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इन चीजों में कभी भी आपको कहीं ना एक तरह से आपका गेस वर्क नहीं चलता है, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। तो क्या कह रहे हैं कि शैलो फेक्स क्या है। इसीलिए मैं कहती हूं कि करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो हाईलाइटेड न्यूज है वो तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क आपको इन या आउट कर सकता है मेरिट लिस्ट से। ठीक है, और अगर आप बहुत देर से आपकी ड्रीम है किसी पर्टिकुलर जॉब को पाना, तो आप रिस्क 1 मार्क का भी नहीं ले सकते। शैलो फेक्स क्या कह रहा है कि पिक्चर्स, वीडियोज एंड वॉइस क्लिप्स क्रिएटेड विदाउट द हेल्प ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा कह रहा है कि वो वॉइस क्लिप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि एआई पावर्ड एल्गोरिथम्स जो होती हैं, और चौथा कहता है नन ऑफ द अबव। शैलो फेक्स की बात करें, सो इट इज अ वॉइस क्लिप्स जो क्रिएट की जाती हैं, नो सॉरी, नॉट विद द हेल्प, इट इज विद द हेल्प नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। शैलो फेक्स होते हैं पिक्चर्स, वीडियोस एंड वॉइस क्लिप्स जो बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प के बनाए जाते हैं। मॉर्फिंग और पिक्चर आजकल बहुत कॉमन हुआ है। आप कॉमन एडिटिंग टूल यूज करके भी किसी की भी पिक्चर्स को मॉर्फ कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पे दिखाए गए हैं। और रिसेंटली जब इलेक्शंस हो रहे थे, तब भी जो नॉर्मल एडिटिंग टूल्स को यूज करके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बातों को, उनकी वीडियोज को मॉर्फ किया जा रहा था, उस तरह से उनकी बातों को फैलाया जा रहा था। ठीक है, सो शैलो फेक्स कहा जाता है उन तरह की मॉर्फिंग को जो बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किए की जाती है, और इसे एक सीरियस थ्रेट माना गया है। सीरियस थ्रेट क्यों माना गया? शैलो फेक्स तो हो गए जहां पे आप मॉर्फ कर रहे हैं वॉइस को, वीडियोस को बिना एआई का यूज करके। जब एआई का यूज करके मॉर्फ किया जाता है तो उसे डीप फेक्स कहते हैं, डीप फेक्स। ठीक है, लेकिन सीरियस थ्रेट शैलो फेक्स को कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको टूल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन एडिटिंग टूल्स जो हर पर्सन जानता है उसे यूज करके ये किया जा सकता है। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है और बड़ा लार्ज स्केल पे स्प्रेड होता है, इसीलिए इसे सीरियस थ्रेट माना गया है एज कंपेयर टू डीप फेक्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कुछ ही लोगों को उसकी नॉलेज होगी, उन टूल्स की यूज करने की उनके पास एक तरह से कहें कैपेबिलिटी होगी। सो शैलो फेक्स जो है, दीज आर द pictures, videos and voice clips created without the help of AI and these are considered as a serious threat. ठीक है, चलिए बड़े आगे। और ये यूज कहां किया जाता है? ये इवन लोगों का फॉल्स आईडी प्रूफ बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, वहां पे पिक्चर्स को मॉर्फ कर दिया जाता है। तो ये आईडी प्रूफ बहुत ज्यादा ये देखा गया था, वोटर आईडी कार्ड्स ये सब बनाने में इलेक्शन टाइम्स पे ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। ठीक है, इसे अगर आपको और डिटेल में करना है तो यू कैन रीड हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्रीज लीगलाइज कैनबिस रिसेंटली। कैनबिस जिसको मार्जुआना भी कहते हैं, दैट इज भांग। ठीक है, सो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली कैनबिस को लीगलाइज किया है? ठीक है, आपको वो बताना है। मलेशिया, फिनलैंड, जर्मनी की फ्रांस, एंड द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। ठीक है, बात करें कौन कौन सी कंट्रीज है जो इसे अभी तक लीगलाइज कर चुकी हैं। सो 2 और कंट्रीज हैं जिन्होंने कैनबिस को लीगलाइज किया है, वन इज माल्टा एंड अदर इज लग्जमबर्ग। और जर्मनी बनी है तीसरी कंट्री जिसने कैनबिस को जो है लीगलाइज किया है। 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो अराउंड
25 ग्राम्स ऑफ कैनबिस जो है कैरी कर सकते हैं, उन पे किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। अगर हमारे देश की बात करें कि हमारे देश में क्या स्टेटस है कैनबिस का या मार्जुआना का, क्या वो अलाउड है, तो हमारे देश में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ कैनबिस रेजिन और फ्लावर्स, मार्जुआना जो भांग है उसके रेजिन और फ्लावर्स को पैदा करना, उसको बेचना, इस सब को बैन किया गया है अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ठीक है, बट बहुत सारे बातें चल रही हैं कि इसे लीगलाइज करना चाहिए फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस और फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, क्योंकि बहुत सी डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इस तरह की जो स्टीफन हॉकिंस को थी, स्टीफन हॉकिंस आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी, उन्हें भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। तो इस तरह की डिजीज को ना, पेन को सबसाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज भी कैनबिस का होता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि इसे लीगलाइज किया जाए। और इसी में एक हमारी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जो ये कंसीडर कर रही है कि इसे लीगलाइज कर दिया जाए, और कहीं पे ऑलरेडी लीगलाइज है, जैसे उत्तराखंड एंड सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एमपी एंड यूपी। ठीक है, सो यहां से आपको कितने निकल गए? एक तो कितनी कंट्रीज ने वर्ल्ड में किया हुआ है, दैट इज 3, माल्टा, लग्जमबर्ग और जर्मनी। दूसरा कि हमारे देश में क्या स्टेटस है। थर्ड, अगर हमारे देश में क्या कोई स्टेट है जहां पे ये ऑलरेडी लीगलाइज है, जी उत्तराखंड में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एमपी और यूपी में। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन से ही आपके 3-4 और क्वेश्चंस निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द विनर्स माइंडसेट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? T20 का वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, बहुत न्यूज मेरा, तो वो ऑटोबायोग्राफी जो क्रिकेटर्स ने लिखी होती हैं वो भी न्यूज में रही हैं, तो उसके भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर बुक किस राइटर ने लिखी है, और अगर वो पर्टिकुलर राइटर, वो ऑथर बहुत ज्यादा फेमस हो, तो वो बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है ऑटोबायोग्राफी, किसकी है वो आपको बताना है। द विनर्स माइंडसेट, ऑटोबायोग्राफी का नाम है द विनर्स माइंडसेट। शेन वॉटसन, किरण पोलार्ड, स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल, एंड द करेक्ट आंसर इज शेन वॉटसन। इसके साथ 2-3 हमारे इंडियन क्रिकेटर्स की भी आपको ऑटोबायोग्राफी का पता होना चाहिए। बात करें कपिल देव की, तो उन्होंने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? ये है कपिल देव की। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये है इनकी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी। बात करें वीरेंद्र सहवाग की, सॉरी वीरेंद्र सहवाग नहीं, युवराज सिंह, यस, युवराज सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये जो हमारे कुछ फेमस क्रिकेटर्स हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी ये भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही सुनील गावस्कर की बात करें तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सनी डेज। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं दीज आर इंपॉर्टेंट। एक जो अभी रिलीज हुई है दैट इज शेन वॉटसन की, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह स्ट्रगल करके वो टॉप क्रिकेटर पे पहुंचे, और बाकी जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, इनकी भी ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे। सो दिस इज द बुक शेन वॉटसन, द विनर्स माइंडसेट। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रू कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पहली बार इस कम्युनिटी ने, ब्रू कम्युनिटी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो इसीलिए वोटिंग में, इलेक्शन नहीं वोटिंग में, वोट दिया था इन्होंने, तो इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रही, न्यूज में रही। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्टेट में है? त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, बोथ 1 and 2, एंड द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा एंड मिजोरम, बोथ 1 and 2। ठीक है, ये जो ब्रू कम्युनिटी है ये त्रिपुरा और मिजोरम दोनों जगह पाई जाती है, और ये आती है अंडर पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वो ट्राइब्स जिनकी जो पॉपुलेशन है ना वो स्टैग्नेंट है, मतलब रुकी हुई है, बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट भी उनका बहुत कम है, और इकोनॉमिकली भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। अभी भी वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ ट्राइबल ग्रुप को इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर लाया गया है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप।
और एट प्रेजेंट हमारे देश में 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो पाए जाते हैं 18 स्टेट्स में, इंक्लूडिंग 1 यूटी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और ब्रू कम्युनिटी जो है वो त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में पाई जाती है, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रियांग। ठीक, चले बड़े आगे। और पीवीटीजी का क्या क्राइटेरिया होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो, लिटरेसी रेट कम हो, और साथ ही जिनकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स 2024। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो न्यूज में रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि रिसेंटली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है 2024 का। ठीक है, अगर बात करें कि ये स्टार्ट कब हुआ है, तो इट हैज बीन स्टार्टेड इन 2022 इटसेल्फ। 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, और 2022 में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। ठीक है, फिर 2023 में ये दिया जाता है आशा भोंसले को। दिया क्यों जाता है, ये देने का रीजन है उन सभी लोगों का जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, आर्ट से, सोशल सर्विस से, किसी भी काम से उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को। क्लियर, बड़े आगे चलिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, ईरान डज नॉट टच बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये न्यूज में रहे हैं, एरियल स्ट्राइक आप एक तरह से कहें, या वॉर आप एक तरह से कहें, ईरान इजराइल में बहुत ज्यादा हो रही थी, किसी बात पे उनकी बहुत ज्यादा आप एक कहें वॉर में इंडल्ज हो गए थे ईरान एंड इजराइल। उसकी वजह से ईरान न्यूज में रहा था अप्रैल मंथ में, एंड यहां पूछा गया है कि ईरान किसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता। तो जो भी कंट्रीज जो न्यूज में रहती है ना, उनके बॉर्डर्स, उनकी नेबरिंग कंट्रीज, उसके साथ कौन सी सी लग रही है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पूछ रहे हैं ईरान किसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता। नॉट इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और टर्किश। सो द करेक्ट आंसर इज सीरिया। सीरिया के साथ वो बॉर्डर टच नहीं करता। अगर आप मैप देखना चाहें, हियर इट इज द मैप। सो ईरान के साथ तुर्कमेनिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी बॉर्डर टच करता है, एंड देन कम्स द सऊदी अरेबिया एंड इराक, और हियर अ स्मॉल बॉर्डर ऑफ टर्की। ठीक है, तो सीरिया जो है वो ईरान के साथ बॉर्डर नहीं करता। साथ ही यहां पर है पर्शियन गल्फ और ऊपर कैस्पियन सी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ इंडियन नेवी। 26 चीफ ऑफ इंडियन नेवी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है आपको ये बताना है। एडमिरल एस.एम. प्रकाश नंदा, एडमिरल सुनील लांबा, इट्स लांबा एम, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एडमिरल अरुण। एंड द करेक्ट आंसर इज वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ इंडियन नेवी। अगर बात करें प्रेजेंट सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सो पहले हमारे जो सीडीएस थे वो विपिन रावत जी थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और हमने उन्हें खो दिया था। उसके बाद जो सीडीएस बने जो प्रेजेंटली अभी हैं, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगर बात करें चीफ ऑफ, ये तो इंडियन नेवी के चीफ हैं, बात करें आपको तीनों के जो हैं चीफ वो पता होने चाहिए। अगर बात करें चीफ ऑफ आर्मी की, तो दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी की बात करें तो दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, सो दैट इज ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी। चीफ ऑफ नेवी इज वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और बात करें एयरफोर्स की, तो दैट इज विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। सो दीज आर द हमारे जो तीन सेनाएं हैं उन सबके चीफ। सीडीएस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, नेवी के वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो रिसेंटली अभी आई थिंक
मई या जून में ही इनको अपॉइंट किया गया। एयरफोर्स इज विवेक राम चौधरी। क्लियर है? बढ़े आगे, चले। ऑन 13 अप्रैल 2024 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, उसको टोटल 105 ईयर्स हो गए। तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से साल में हुआ था, ठीक है, क्योंकि इस साल उसको 105 ईयर्स हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से ईयर में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर? द करेक्ट आंसर इज ईयर 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट जो लाया गया था, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे थे जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल डायर ने उनको बिना कोई वार्निंग दिए हुए एकदम से उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यू कैन हैव अ लुक हियर। एक ही रास्ता था एंट्री का और एग्जिट का, और वहां जनरल डायर जो है वो खड़े होकर उन्होंने सभी अपनी आर्मी को खड़ा करके सब पे किया, और बहुत ज्यादा मासूम लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा मैसेकर आप एक तरह से कह सकते हैं, और इसको सभी ने इसकी कड़ी निंदा की थी। और इसी के रिटर्न में जो है नाइटहुड आप कहे उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 10 अप्रैल, 7 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल? एंड द करेक्ट आंसर इज 7 अप्रैल। और इस साल की जो थीम है दैट इज माई हेल्थ माई राइट, मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य होने का जो हक है वो सबका है, सबका ह्यूमन राइट है अच्छा हेल्थ होना, उन्हें हेल्थ सर्विस मिलना, सबकी प्रॉपर उनको वैक्सीनेशन मिले, उन्हें हेल्थ सर्विस मिले, ट्रीटमेंट हो उनका, ये सबका हक है। सो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। द बेबी कोलंबो मिशन इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसी? बेबी कोलंबो मिशन है, दो कंट्रीज ने मिलकर बनाया, दो कंट्रीज की स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। मकसद है मार्स पे जाना और वहां जाके जो उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, उसके बारे में मैक्सिमम जो नॉलेज है उसे इकट्ठा करके लाना। सॉरी, मार्स नहीं, मर्करी। इट्स नॉट मार्स, इट्स मर्करी। मर्करी जो प्लैनेट है उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करना। बेबी कोलंबो जो मिशन है उसे लॉन्च किया गया है। आपको बताना है ये कौन सी दो कंट्रीज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ईएसए जेक्सा, ईएसए जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और जेक्सा इज अ जापानीज स्पेस एजेंसी। नासा जो है वो अमेरिकन है और इसरो जो है वो इंडिया की है। सो द करेक्ट आंसर इज ईएसए एंड जेक्सा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी ने मिलकर बेबी कोलंबो मिशन को बुलाया है ताकि वो मरकरी पे जो है अपने मिशन भेज के उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सके कि किस तरह का वहां पे एटमॉस्फेयर, किस तरह की वहां पे जो है चीजें पाई जाती। चलिए आगे है, विच एयरपोर्ट हैज बीन एडजज्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024। तो वर्ल्ड का सबसे टॉप एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है 2024? अप्रैल में ये अवार्ड दिया गया था, आपको बताना है ये किसे मिला है। एंड द करेक्ट आंसर इज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में है। दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फर्स्ट रैंक मिला है। और अगर बात करें सेकेंड रैंक की तो वो मिला है चंगी एयरपोर्ट को। सेकेंड रैंक इज टू द चंगी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इट इज एट अ 36th रैंक। 36th रैंक पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट है, पद्मश्री रिसिपिएंट केजी जयन पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो जीकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। रिसेंटली जो भी रिनाउंड पर्सनालिटी अगर उनकी डिमाइस हो जाता है, उनकी डेथ होती है, तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड थे। तो केजी जयन रिसेंटली पास्ट अवे हुए हैं, पद्मश्री उन्हें मिला था। आपको बताना है कि वो किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग की फिल्म्स। तो केजी जयन जो है वो केरला से बिलोंग करते हैं और भक्ति संगीतों के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, रिलीजियस सॉन्ग के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज म्यूजिक। नेक्स्ट इज व्हेन वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड? अप्रैल में एक और इंपॉर्टेंट डे आता है दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे। आपको बताना है वो कब मनाया जाता है। अप्रैल 15, अप्रैल 18, अप्रैल 20 और अप्रैल 25। एंड द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 18। और इस साल की जो थीम है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ये रही है इस साल की थीम, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024।
ठीक है, ये बनाना कब स्टार्ट किया गया था? 1983 में यूनेस्को ने अनाउंस किया था कि दुनिया में जितने भी हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, और उसी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हमारे देश की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें हमारे देश में कितनी हैं, तो 7 जो हैं दैट इज नेचुरल, 1 जो है वो है मिक्स्ड, और टोटल अगर हम बात करें तो 42 हैं। सो आई थिंक अराउंड 36 जो है दैट इज कल्चरल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कितनी है। 42 हुई तो आई डोंट थिंक ये 36, ये 34 बना, रिमेनिंग विल बी 34। ठीक है, ठीक है, तो हमारे देश में कितनी है पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 42 है, जिसमें से 34 जो है कल्चरल है, अजंता अलोरा ये सब जगहें आ जाती हैं उसमें, 7 जो है वो नेचुरल है, और 1 है मिक्स्ड, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो आता है मिक्स कैटेगरी में। क्लियर हो गया? 1983 में पहली बार बनाया गया। इस बार की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, 2023 की बात करें तो हेरिटेज चेंजेस, उसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। क्लियर? सो यहां से भी आपके अराउंड 3-4 पॉइंट्स निकल जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस डिराइव हो जाते हैं। बड़े आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 38th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली है और उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान कौन है? इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। सो द करेक्ट आंसर इज बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो है वर्ल्ड में दैट इज बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। सेकंड नंबर पे आते हैं इलॉन मस्क, और थर्ड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। ठीक है, अगर बात करें हमारे देश की दैट इज मुकेश अंबानी, तो उनका रैंक रहा है 9th। ठीक है, टॉप 10 पे वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, 9th। क्लियर? बढ़े आगे चलिए, नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर देविका रिवर ओरिजिनेट। अप्रैल मंथ में देविका रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो न्यूज में रही है क्योंकि गंगा रिजुविनेशन प्लांट के अकॉर्डिंगली ही, उसकी हिसाब से ही देविका रिवर को क्लीन करने का भी काम किया गया था। उसे क्लीन करने की जो है प्रक्रिया एक तरह से, या स्कीम आप कह ले, वो चलाई गई थी। तो आपको बताना है कि देविका रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहां से होती है? बसोली से, भदरवा से, सुध महादेव से, और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सुध महादेव। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पे ये पाई जाती है और सुध महादेव से ये ओरिजिनेट होती है। चलिए, हु हैज रिटन बुक टाइटल महामाया मंदिर द किंगडम ऑफ धरंगरी। ये भी जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में ये बुक लॉन्च की गई है, महामाया मंदिर जो है उस पर बेस्ड है। आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मिस हीना महाजन, मिस कंचन शर्मा, पूनम वैद, रामनाथ पंडित, एंड द करेक्ट आंसर इज मिस हीना महाजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कश्मीरी न्यू ईयर? कश्मीरी पंडित जो, या कश्मीर में आप कहे जो न्यू ईयर मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उगादी, गुड़ी पाड़वा, नवरेह, पुथांडु। सो द करेक्ट आंसर इज नवरेह। कश्मीरी न्यू ईयर को नवरेह कहा जाता है। उगादी की बात करें तो ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहां के न्यू ईयर को उगादी कहा जाता है। गुड़ी पाड़वा की बात करें तो ये महाराष्ट्र, मराठीज का जो न्यू ईयर है उसे कहा जाता है। पुथांडु की बात करें तो दिस बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ठीक है, पुथांडु बिलोंग्स टू तमिलनाडु। क्लियर? ठीक है, दिस इज कर्नाटका। चले आगे। सो इस तरह से जो कश्मीरी का नवरे मनाया जाता है वो इस तरह से, हमेशा जो भी न्यू ईयर होता है भगवान को याद करके, उनको पहला आप एक तरह से कहें अनाज जो है उसका भोग लगा के जो नए साल की तैयारी की जाती है, शुरुआत की जाती है। तो कश्मीरी भी इस तरह से एक प्लेट में ये सब सामान रख के भगवान को, अपने इष्ट देवता को याद करके न्यू ईयर की बिगनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड नवरे। ठीक है, सो इसकी जो एक्स्ट्रा आप इंफॉर्मेशन अगर देखना चाहें तो हियर इट इज। ठीक है, नवरे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कश्मीरी न्यू ईयर एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू लूनर ईयर इन कश्मीर।
और पहला ये कब आता है? चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन नवरेह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। After almost 34 years, the biggest event on Navratri was organized in historical Vicharnag Temple of Lord Shiva. श्रीनगर में जो टेम्पल है बड़ा लॉर्ड शिवा का, उस पे ये आफ्टर 34 इयर्स ये सेलिब्रेट किया गया था। और इसमें किस गॉडेस को पूजा की जाती है? शरीका। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? 144, 44, 14 और 41 एंड द करेक्ट आंसर इज इजी आंसर है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। रिसेंटली बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स जो हैं इस हाईवे पे हुई हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन डिराइव किया गया है, बहुत न्यूज में रहा है ये। सो नेशनल हाईवे 44 जो है, जो जम्मू श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे 44। अगर 144 की बात करें तो ये 44 की ही ब्रांच है जो जम्मू अखनूर पुंछ डायरेक्शन को जो है वो जोड़ती है। ठीक है, 14 की बात करें तो नेशनल हाईवे 14 जो है वो वेस्ट बंगाल में है और 41 जो है वो गुजरात में है। ठीक है, चलिए, हु लॉन्च्ड अरोमा मिशन? अरोमा मिशन जिसको लेवेंडर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये बहुत ज्यादा पुंछ, राजौरी, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, उनको एक नई डायरेक्शन की तरफ पुश करने के लिए इस मिशन को लाया गया। पूरे इंडिया में ये डिफरेंट फार्मर्स को आप एक तरह से कहें उनके लिए लाया गया था, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, बट जम्मू एंड कश्मीर में भी लार्ज स्केल पे ये इंप्लीमेंट हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर की करंट अफेयर से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है अरोमा मिशन किसने लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। सो CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। ठीक है, बट द करेक्ट आंसर क्या होगा? जब दोनों ऑप्शन है तो, अगर तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा तो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं और इसे भी मार्क कर सकते हैं, बट दोनों ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? CSIR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है, उसने लॉन्च किया है अरोमा मिशन। ठीक है, सो इनकम बढ़ाने के लिए, जो फार्मर्स की इनकम है उन्हें बढ़ाने के लिए, उनको पूरी टेक्निकल नो हाउ, उनको सीड्स, हर तरह की उनको जो फैसिलिटीज है, जो भी उनको चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। मार्केट्स के साथ भी उनको डायरेक्ट लिंक किया जाता है ताकि जो इनकम जनरेट हो और उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इंप्रूव्ड हो। तो जो टारगेट है डबल्स द इनकम ऑफ फार्मर्स, ये उसकी डायरेक्शन में एक स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? तो ये अप्रैल मंथ में न्यूज में रहा था, क्योंकि यहां पर एक आप एक तरह से कहें डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि बिकॉज उनकी वजह से जो है, कंस्ट्रक्शन की वजह से वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा एक तरह से कहें इंपैक्ट पड़ रहा था। तो आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। सो द कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन हरियाणा। सो इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने अप्रैल मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड।